हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे और एक्साइटेड होंगे अपने मैथ सेशन के लिए। तो भाई स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी में। ये एक फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, जहां आप सभी बच्चों को 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल। लेकिन नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो जाकर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने कंप्लीट एंटायर क्लास 10th के सिलेबस को डिस्कस किया है। कौन से चैप्टर का वीडियो आपको कब अवेलेबल कराया जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन चैप्टर्स के डीपीपीज, स्टडी मटेरियल्स और आपके टेस्ट्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन किया है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद तुम हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई हो पाएगी। इसीलिए जो बच्चे नए हैं वो पहले हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख ले और उसके बाद अपने सेशन को फिर से स्टार्ट करें। और जो बच्चे पुराने हैं, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक सर्कल को। तो भाई सर्कल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग सर्कल के एक आउटलाइन को समझ लेते हैं कि सर्कल को हम लोग पढ़ेंगे कैसे और कंप्लीट कैसे करेंगे। तो भाई सर्कल को हम लोग टोटल 3 सेशंस में कंप्लीट करेंगे, S1, S2 और S3। प्रत्येक सेशन हमारा नियर अबाउट 1 आवर का होगा। पहले 2 सेशन में हम लोग सर्कल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पहले 2 सेशंस में हम लोग सबसे पहले सर्कल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। देखो, इन 2 सेशन का अपना टारगेट ये होगा कि अपने को इन 2 सेशंस में सर्कल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम लोग नॉर्मली समझेंगे, जो थोड़े टफ कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम लोग एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे, ताकि पहले 2 सेशंस में अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं थर्ड सेशन की। ये थर्ड सेशन सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड सेशन होगा। यहाँ पर हम लोग 10th बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स को भी इन्हांस करें और तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करेंगे। और यही 2 स्किल्स जो है जो तुम्हारे कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सेशंस में हम लोग अपने सर्कल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज है हमारा सेशन 1 सर्कल का। तो बात करते हैं कि सेशन 1 सर्कल में हम लोग करेंगे क्या। तो भाई आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सर्कल पे फोकस करेंगे कि सर्कल को हम लोग ज्योमेट्रिकली डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म सर्कल की समझेंगे। उसके बाद हम लोग की पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे, टेंजेंट एंड सीकेंस। इनको समझने के बाद फिर हम लोग आज के सेशन में जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का अपना एजेंडा यही रहने वाला है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन 1 को इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल से। तो भाई सर्कल है क्या। सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले ये बताओ कि लोकस का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर लोकस का मतलब क्या हुआ। तो देखो, लोकस का मतलब ये हुआ एक ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड कंडीशन को फॉलो करते हो। तो भाई लोकस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो किसी एक फिक्स्ड कंडीशन को फॉलो करते हो। तो सर्कल के केस में जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होगा वो कौन से फिक्स्ड कंडीशन को फॉलो करेगा कि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप सर्कल के केस में ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है या लोकस ऑफ पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होगा। अभी देखो, इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। अभी इस फिक्स्ड पॉइंट से हम लोगों ने एक रस्सी को बांध लिया है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब हम लोग कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। तो देखो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस पे है। ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस से, देखो सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को अगर तुम आपस में कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें एक सर्कल मिलेगा। तो सर्कल है क्या भाई, सर्कल है एक लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो सर्कल का डेफिनेशन अपने को क्लियर हो गया। अब हम लोग सर्कल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। भाई ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे रेडियस कहते हैं।
और ये जो सर्कल की बाउंड्री बनी या ये जो सर्कल का पेरीमीटर बना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये तीन चीज पता हो गई अपने को और सर्कल का डेफिनेशन क्लियर है। अब वापस से लेक्चर वीडियो में आते हैं और वापस से अपने लेक्चर पे आते हैं कि सर्कल का डेफिनेशन तो क्लियर है। अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं हम लोग सर्कल के। तो सेंटर अपने को पता है, रेडियस पता है और सर्कमफेरेंस भी पता है। अब बात करते हैं कॉर्ड, आर्क और सेगमेंट के बारे में कि भाई कॉर्ड, आर्क और सेगमेंट का मतलब क्या हुआ। तो चलो फिर से एक सर्कल बना लो। मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में मान लो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, जैसे A और B। A और B पॉइंट क्या है हमारा, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में कोई दो पॉइंट है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ता हो, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। तो भाई कॉर्ड है क्या, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहेंगे। बात क्लियर है कॉर्ड। अब इसके बाद बात करते हैं आर्क किसे कहेंगे। अब मान लो ये जो ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर का जो पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, इसे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन है। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन है। तो ऐसे सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पोर्शन को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, तो आर्क समझ में आ रहा है। आर्क क्या है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पोर्शन को हम लोग आर्क कहते हैं। उसी तरीके से बताओ ये जो AB है, ये वाला, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन है, तो इसे भी हम लोग आर्क ही कहेंगे। ठीक, लेकिन ये वाला जो आर्क है, ये देखो ये छोटा आर्क है, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे माइनर आर्क। और ये चूंकि एक बड़ा आर्क है, इसी के लिए इसको हम लोग लिखेंगे मेजर आर्क। तो माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेगमेंट की कि भाई सेगमेंट क्या है। तो देखो सेगमेंट एरिया है। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट एरिया है। अभी एरिया है तो किनके बीच का एरिया है, तो सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है। तो ये जो ब्लू कलर से ये जो लाइन पोर्शन है, ये क्या है, ये एरिया है। ये एरिया किनके बीच का है, AB कॉर्ड और ये आर्क के बीच का एरिया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है। अभी ये जो सेगमेंट है, ये बना किससे है, ये बना है माइनर आर्क से, इसीलिए इस सेगमेंट का नाम हम लोग देंगे माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट। तो भाई सेगमेंट है क्या, सेगमेंट एरिया है। किसके बीच का एरिया है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है। अगर मान लो माइनर आर्क से वो सेगमेंट बन रहा होगा तो उसे माइनर सेगमेंट कहेंगे। इसी तरीके से देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये भी क्या है, ये भी सेगमेंट है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एरिया है आर्क और कॉर्ड के बीच का। तो ये भी क्या होगा अपना, ये भी सेगमेंट होगा, ये भी सेगमेंट होगा। और ये जो सेगमेंट है, ये किससे बन रहा है, ये मेजर आर्क से बन रहा है, इसीलिए इस सेगमेंट का नाम अपन लिखेंगे मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट। तो बात क्लियर है कि मेजर सेगमेंट किसे कहेंगे और माइनर सेगमेंट किसे कहेंगे। मेजर आर्क क्या होगा, माइनर आर्क क्या होगा, और कॉर्ड का डेफिनेशन अभी अपने को क्लियर है। अब यही कुछ डेफिनेशन है, इन्हें तुम बाद में देख लेना। अच्छा, एक और चीज, क्लास के पैरेलली कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा। क्लास के बाद इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक गिवन है। तुम सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर तुम्हें आज की क्लास का ये पीपीटी भी मिल जाएगा, आज के क्लास का डीपीपी भी मिलेगा, सारे स्टडी मटेरियल्स तुम्हें वही मिलेंगे। तो इसी के लिए तुम क्लास के एंड में इस टेलीग्राम, हमारा जो अमित एकेडमी नाम का चैनल है, उसको टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना। अब चलो हम लोग कुछ बातें देखते हैं, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी देखो ये जो पॉइंट्स है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, बस अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। इस चीज में आगे बढ़ने से पहले तुम एक चीज समझ लो, अपने को इन पॉइंट्स के डेरिवेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना। कोई तुम्हारे से इन पॉइंट्स का डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तुम्हें सीखना क्या है, तुम्हें सीखना है इन पॉइंट्स के एप्लीकेशंस को, क्योंकि इन पॉइंट्स के एप्लीकेशंस की मदद से हम लोग एक टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो भाई ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के डेरिवेशंस के बारे में तुम्हारे से कोई कुछ नहीं पूछेगा। तुम्हें डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें क्या 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 करना है, तुम्हें इन पॉइंट्स के एप्लीकेशंस को सीखना है। तो चलो अब हम लोग
वन बाय वन करके इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं और कोशिश करना कि तुम क्लास के पैरेलली इन पॉइंट्स को याद करते चलो। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये एक सर्कल है हमारा जिसका, मान लो ये एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है और ये दो कॉर्ड है AB और CD। AB और CD दो कॉर्ड है और ये हमारा O सेंटर है। अभी देखो ये जो कॉर्ड AB है एक एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है सेंटर पे, तो मान लो ये एंगल अल्फा है। उसी तरीके से ये जो कॉर्ड CD है ये भी एक एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है सेंटर पे, मान लेते हैं ये एंगल बीटा है। यहां तक क्लियर है। अब if AB is equals to CD, मान लो ये दोनों कॉर्ड का लेंथ आपस में इक्वल होगा तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर के ऊपर वो भी आपस में इक्वल होगा। देन अगर हमारे कॉर्ड का लेंथ आपस में इक्वल होगा तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल के सेंटर के ऊपर। ये बात क्लियर है। इसी का कन्वर्स क्या होगा, इसी का कन्वर्स क्या होगा, मान लो अभी फिर से मेरे को दो कॉर्ड गिवन है AB और CD। अभी मेरे को इसके लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बस मेरे को पता इतना है कि ये जो दो कॉर्ड AB और CD है ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल के सेंटर के ऊपर तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं देन AB इज इक्वल्स टू CD। मतलब ये दो कॉर्ड अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर में तो ये दोनों कॉर्ड्स का लेंथ भी आपस में इक्वल होगा। तो भाई पॉइंट 1 क्या कहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं तो वो दो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल के सेंटर के ऊपर। और इसी का कन्वर्स या इसी का अपोजिट क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सर्कल के सेंटर पे तो वो दोनों कॉर्ड का लेंथ आपस में इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए और ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए अभी तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, वही फर्स्ट वाले पॉइंट का कन्वर्स है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब क्या हुआ, मान लो ये फिर से ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और AB हमारा एक कॉर्ड है। हम लोगों ने एक OC लाइन को ड्रॉ किया जो सेंटर से परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने क्या किया कि ये एक गिवन सर्कल है मेरे पास, AB क्या है, AB कॉर्ड है। हम लोगों ने OC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, सर्कल के सेंटर से। तो ये जो परपेंडिकुलर OC होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो AC इज इक्वल्स टू CB। तो इस बात को कैसे याद रखोगे कि मान लो हमारे पास में कोई एक कॉर्ड गिवन है और इस कॉर्ड पे हम लोगों ने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये बात भी क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि फिर से एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है। मान लो AB और CD, ये क्या है, ये दो कॉर्ड्स है। अभी AB का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, मान लो OE। और ये हम लोग जब भी एक नॉर्मल डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर कोई पूछे तुम्हारे से कि AB का डिस्टेंस सेंटर से क्या है तो सेंटर O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा AB का वो होगा। उसी तरीके से जो CD कॉर्ड है इसका सेंटर से डिस्टेंस मान लो OF है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इफ AB इज इक्वल्स टू CD, मान लो ये दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, देन इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा। OE इज इक्वल्स टू OF। मतलब दो कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ के हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। इसी का कन्वर्स क्या कह सकते हैं हम लोग, इसी का कन्वर्स ये होगा इफ OE इज इक्वल्स टू OF। मतलब कि मान लो मेरे पास में दो कॉर्ड्स हैं, इनके लेंथ के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता, ये इक्वल है अनइक्वल है क्या है मेरे को कुछ भी नहीं पता, बस पता इतना है कि इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं देन
तब हम लोग ये कह सकते हैं देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर इन दो कॉर्ड्स का लेंथ, इन दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो ये दो कॉर्ड्स का लेंथ भी आपस में इक्वल होगा। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 4। अब आगे आ जाओ। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब देखो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट तुमको हर समय दिमाग में रखना है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसका एप्लीकेशन हमारी यूज में आएगा। कहता क्या है कि मान लो कोई एक आर्क है, तो ये अपना क्या है, ये अपना एक आर्क है ए बी। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा एक आर्क है। अभी ये जो आर्क है ये दो एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है, देखो एक सेंटर के ऊपर और एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। मान लो ये पॉइंट सी है, तो देखो ये जो आर्क ए बी है ये दो एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है, एक सर्कल के सेंटर के ऊपर और एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। सभी को दो एंगल्स दिख रहा है। मान लो ये जो सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है ये अल्फा है और ये जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रहा है ये बीटा है। ठीक, तो इस थ्योरम या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आर्क है ये दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सेंटर के ऊपर और एक सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो ये जो एंगल सर्कल के सेंटर के ऊपर में सबटेंड कर रहा होगा वो दुगना होगा किसके, जो एंगल ये सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड कर रहा होगा। क्लियर है? तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब तो मेरे को एक चीज बताओ कि यहां पर अगर मान लो आर्क ना लिख के कॉर्ड लिख देता तो क्या ये जो पॉइंट है ये वैलिड है? यहां पे बस आर्क हटा के अपन कॉर्ड लिख लें और कोई पूछे तुम्हारे से क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट वैलिड है, सही है, तो क्या कहोगे कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ऐसा कहना सही होगा? तो देखो ऐसा कहना कॉर्ड के केस में सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? अब मान लो ए बी अपना एक कॉर्ड है, तो यहां से कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि भाई ए बी कॉर्ड है तो ये एक एंगल सेंटर के ऊपर सबटेंड कर रहा है और ये एंगल एक सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड कर रहा है और ये चीज तो फिर वैलिड है। लेकिन देखो ये चीज वैलिड नहीं है, ये चीज वैलिड नहीं है क्योंकि यहां पे ये पॉइंट साफ साफ लिखा है डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग, तो ये जो मान लो कॉर्ड ए बी है वो एक एंगल यहां पे भी सबटेंड कर सकता है जिसको हम लोग थीटा कह रहे हैं। ये कॉर्ड ए बी एक एंगल नीचे की तरफ भी सबटेंड कर सकता है जिसको एंगल थीटा कह रहे हैं। तो हम लोग यहां से बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऐसा भी लिखना सही होगा, लेकिन ये चीज गलत है। नीचे वाले एंगल को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, इसी के लिए यहां पर ये कॉर्ड लिखना गलत है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्क लिखेंगे क्योंकि ये जो आर्क है ये हर समय एंगल अपने ऊपर में सबटेंड करेगा। क्या आर्क नीचे में एंगल सबटेंड कर सकता है? एंगल नीचे में सबटेंड नहीं कर सकता आर्क। आर्क हमेशा एंगल को ऊपर में सबटेंड करेगा, इसी के लिए यहां पर कॉर्ड लिखना गलत है। यहां पे तुम आर्क ही लिख सकते हो, आर्क लिख सकते हो या सेगमेंट लिख सकते हो, लेकिन कॉर्ड नहीं लिख सकते। तो भाई ये पॉइंट मेरे समझ से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखनी है अपने को। तो भाई बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। मान लो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? मान लो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, बताओ। तो अभी अपने वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके हर एक बच्चा कोशिश करे इस आंसर को निकालने का कि अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो देखो यहां से अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या बना, ये जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है ये क्या है अपना, ये अपना आर्क है।
दिख रहा है, ये एक सर्कल के सर्कमफेरेंस का पोर्शन है, तो इसको आर्क कहेंगे। तो ए बी अपना क्या है, आर्क है। ये जो आर्क है ये दो एंगल सबटेंड करता है, कहाँ कहाँ, एक सर्कल के सेंटर पे, तो ये वाला एंगल जो सर्कल के सेंटर के ऊपर में ये आर्क सबटेंड कर रहा है, और एक एंगल सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में, तो वो एंगल ये है, और ये एंगल और ये एंगल। तो जो सर्कल के सेंटर के ऊपर में ये एंगल सबटेंड करता है वो कितना होता है, वो दुगना होता है जो एंगल ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड करता है। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये होगा अपना 240 डिग्री। तो ये चीज भी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल्स मेड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो सेगमेंट की बात हो रही है। सेगमेंट का मतलब क्या, मान लो ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो ये सेगमेंट कौन सा होगा, ये सेगमेंट होगा। या तो तुम सेगमेंट कह लो या फिर तुम आर्क भी कह सकते हो, लेकिन यहां पे भी सेगमेंट की जगह कॉर्ड हम लोग नहीं लिख सकते। तुम सेगमेंट लिख सकते हो या आर्क लिख सकते हो। तो देखो ये जो सेगमेंट है या आर्क है, ये दो एंगल सबटेंड कर रहा है, दो एंगल सबटेंड कर रहा है, और दोनों ही सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो भाई ये ए बी आर्क कह लो या सेगमेंट कह लो, ये दो एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो ये जो दो एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है कि आर्क या सेगमेंट जो भी एंगल सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड करता है वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अभी इन दो एंगल की बात कह लो, या फिर तुम ऐसा कह लो, एक एंगल ये भी सबटेंड कर सकता है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। एक एंगल ये भी सबटेंड कर सकता है, ये भी सबटेंड कर सकता है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो जितने भी एंगल्स ये सबटेंड करे, लेकिन अगर वो सारे के सारे एंगल्स ये सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड कर रहा है, तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज राइट एंगल। मान लो हमारे पास में ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो ए बी क्या कहलाएगा, ए बी हमारा डायमीटर कहलाएगा। और ये जो डायमीटर है वो फिर से एक एंगल सबटेंड कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो भाई जो डायमीटर होता है सर्कल का वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। ये बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये यहाँ पे 180 डिग्री। देखो मेरे को तुम सबसे पहले ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 साइड से मिलकर बनता है। तो ये भी क्या है, ABCD एक अपना क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, 4 साइड्स होता है और 4 वर्टिसेस होता है। यहाँ पे देखो इस क्वाड्रिलेटरल के पास भी 4 वर्टिसेस है। तो ये जो चारों वर्टिसेस हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये चारों ही वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में आ जाए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर पे आ जाए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल बी के अपोजिट क्या है, एंगल डी है, तो इसका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है ये क्लियर हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है ये भी अपने को क्लियर हो गया। तो चलो अब अगर सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर है तो हम लोग अब रेडी है क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी देखो इन सारे टॉपिक्स में भी, इन सारे पॉइंट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर किसी एक बच्चे को डाउट हो सकता है। तो हम लोग एक बार तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इसका कन्वर्स भी ट्रू था। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि अगर एक कॉर्ड के ऊपर में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सेंटर से, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि इक्वल कॉर्ड्स जो होंगे वो इक्वी डिस्टेंट होंगे, कहाँ से, सेंटर के ऊपर से। चौथा पॉइंट क्या था याद करने का, कि जो आर्क होता है वो 2 एंगल सबटेंड करता है, एक सर्कल के सेंटर के ऊपर में और एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो जो एंगल वो सर्कल के सेंटर के ऊपर में सबटेंड करता है वो दुगना होता है किसके, जो एंगल वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड करेगा। और
अगर मान लो कोई एक आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो वो सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद और हम लोगों ने देखा कि जो डायमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर में हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये चीज अपने को क्लियर हो गई। तो हम लोग अभी लास्ट के जो 3-4 पॉइंट्स थे हमारे, जो थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे, उनको एक एनिमेशंस के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग एक एनिमेशंस के थ्रू समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या था, बीसी क्या है हमारा, यहां पर देखो बीसी क्या है हमारा, बीसी आर्क है। ये आर्क दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सर्कल के सेंटर के ऊपर और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एंगल ये सर्कल के सेंटर के ऊपर में सबटेंड करेगा वो दुगना होगा किसके, जो एंगल ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड करेगा, तो इसका दुगना ये एंगल होगा। तो 60 का दुगना करोगे कितना होगा, 120। देख लो ये एंगल 60.47 है, उसी का दुगना 120.94। अब इसको तुम कहीं से कहीं चेंज कर लो, देखो हर समय 42.94 का उल्टा क्या दुगना क्या होगा, 85.89। तुम कहीं से कुछ भी कर लो, देखो 33.89 का डबल 67.77। इसको अभी इधर ले जाओ, देख लो हर समय तुमको रिलेशन दुगना ही दिखेगा। देखो तो इससे ये बात क्लियर हो रहा है कि ये जो, इससे क्या बात क्लियर हो रहा है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस बाय द सेम आर्क। ये चीज क्लियर है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं। फिर से मान लो जे के हमारा एक आर्क है, ये आर्क दो एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां कहां, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। देखो यहां पर भी 55.63 ये दोनों ही एंगल इक्वल है। इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ, ये हर समय 55.63 ही रह रहा है। देखो इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ या इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ, ये दोनों एंगल्स हर समय में इक्वल रह रहा है। इसके बाद और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई अगर ये एक सर्कल है तो जीएफ क्या होगा हमारा, डायमीटर होगा। डायमीटर हर समय कितना एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसको कहीं पे भी लेके चले जाओ। देखो ये एंगल पूरा 270 है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। देखो हर समय ये कहीं पे भी इसको लेके चले जाओ, तो डायमीटर हमेशा 90 डिग्री ही सबटेंड करेगा। तो जिन बच्चों को वैसे चीज क्लियर नहीं हो रही थी, वो अभी एनिमेशंस के थ्रू भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब फाइनली मेरे समझ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्लास 10th के टॉपिक के ऊपर। अब हम लोग क्लास 10th के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलो मान लो मेरे पास में ये एक सर्कल है और मैं तुम्हारे से पूछूं कि इस सर्कल को एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। इस सर्कल को एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, तुम ये बताओ। तो तुम्हारा देखो, तो ये जो लाइन है ये मैक्सिमम एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकता है। तो भाई ऐसे लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी लाइन को हम लोग सीकेंट कहेंगे। तो सीकेंट है क्या, सीकेंट एक ऐसा लाइन है जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। अभी एक बच्चे के मन में डाउट ये आएगा कि भाई फिर सीकेंट और कॉर्ड में फर्क क्या है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये भी सर्कल है जिसका सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये AB अपना क्या कहलाएगा, AB कॉर्ड कहलाएगा। तो बताओ कॉर्ड और सीकेंट में क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ये जो कॉर्ड होता है ये अपना लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो। एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, ऐसे लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो देखो कॉर्ड का 2 एंड पॉइंट्स है और ये दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो भाई कॉर्ड तो सबसे पहली बात की लाइन सेगमेंट है। सीकेंट क्या है, सीकेंट है अपना लाइन। लाइन का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो। ये सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी। लेकिन कॉर्ड क्या है, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को बस टच करेगी आपस में। सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में 2 पॉइंट्स को बस आपस में टच करेगी। लेकिन
सीकेंट क्या है, सीकेंट इंटरसेक्ट करते हुए निकल जा रही है। तो भाई सीकेंट है क्या, अपना लाइन है, और कॉर्ड का है अपना लाइन सेगमेंट है। तो सीकेंट अगर समझ में आ गया तो सीकेंट है क्या, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। तो सीकेंट भी बात क्लियर है, सीकेंट क्या है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि फिर से हम लोग एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अब फिर से ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब तुम मेरे को ये बताओ कि वो एक लाइन तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही थी, अभी 2 पॉइंट से कम पॉइंट पे भी ये एक लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, कि हर समय 2 पॉइंट्स पर ही एक लाइन एक सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो एक केस में ये हो सकता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट ना करे, बस टच करके निकल जाए। ये लाइन एल जो है ये सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट ए के ऊपर में बस टच करके निकल सकती है, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट ना करे, ये बस टच करते हुए निकल जाए। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, और यही जो पॉइंट है जिसपे एक टेंजेंट सर्कल को टच करती है इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये ए पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो भाई टेंजेंट अभी अपने को क्लियर हो गया कि टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, और इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। अब तुम्हारे से अगर कोई ये पूछे कि एक सर्कल पे कितने सारे टेंजेंट्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो बताओ एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई यहां से देखो, एक टेंजेंट को चाहिए क्या, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। एक टेंजेंट को सिर्फ सर्कल में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए ड्रॉ करने के लिए। एक सर्कल में कितने पॉइंट्स, एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जब एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है और एक टेंजेंट को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए सर्कल में, तो भाई हम लोग एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। ये बात भी क्लियर है। तो एक सर्कल में हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। अब हम लोग टेंजेंट के डेफिनेशन को देख लेते हैं। A line which intersects the circle at exactly one point is called the tangent of the circle। अब intersect कह लो या फिर touch कह लो, a line which intersect कह लो या फिर touch the circle at exactly one point is called the tangent of the circle। ये बात भी क्लियर है वो अपने को tangent। अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला थ्योरम आता है, ये क्या कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक सर्कल है हमारा और इसका सेंटर है O, और ये जो L है ये एक हमारा लाइन है जो कि टेंजेंट है। क्यों है टेंजेंट ये, क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट A पे टच कर रहा है। ये लाइन L क्यों है टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसी पॉइंट A को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो ये थ्योरम ये कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम लोग कोई भी एक रेडियस को ड्रॉ कर लें तो OA क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बात क्लियर है। अगर कोई भी एक टेंजेंट है हमारा, सर्कल के ऊपर कोई भी एक टेंजेंट है हमारा, तो ये जो टेंजेंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात भी क्लियर है। अब इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है, इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है। तो इस चीज को प्रूफ करने से पहले तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो मेरे पास में ये एक लाइन है L और ये एक पॉइंट है O, एक लाइन L है और एक ये पॉइंट O है। अब कोई मेरे तुम्हारे से पूछे कि इस लाइन O और इस लाइन L के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तुम्हें बताना है, कौन सा है। मान लो ये कोई एक डिस्टेंस है A, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये B, ये 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। तुम्हें ये बताना है इस पॉइंट O
और इस लाइन L के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? OA है, OB है, OC है या OD है? क्या देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि इस पॉइंट O और इस लाइन L के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? OA, OB, OC या OD? तो ज्यादातर सभी बच्चों को OD ही दिख रहा होगा कि भाई OD जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। OD अपना क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है एक पॉइंट O और इस लाइन के बीच में। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस is the minimum distance between a point and a line। यहां से इस बात को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख के ये चीज क्लियर हो रहा है कि भाई तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को तुम्हें ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि भाई एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये बात क्लियर है। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया तो तुम इस चीज को अब बताओ कैसे प्रूफ कर ले। तो इस चीज को हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं ना कि इस लाइन L और इस पॉइंट O के बीच का मिनिमम डिस्टेंस OA को प्रूफ कर ले तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। अभी ही हम लोगों ने देखा। तो चलो इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो एग्जाम में कभी भी तुम्हारे पास कुछ भी है तो सबसे पहले अपने को गिवन लिखना है कि गिवन क्या है। तो गिवन है यहां पर L is tangent and A is the point of contact। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? OA is the radius। अब अपने को गिवन तो हो गया, अब अपने को टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि OA इज परपेंडिकुलर टू L। OA परपेंडिकुलर है किससे? टेंजेंट से। इसी चीज को प्रूफ करना है। अब इसके बाद क्या किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे इस चीज को प्रूफ करने में? तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि मान लो ये एक डिस्टेंस ले लेते हैं, इस पॉइंट O का L से ये एक डिस्टेंस B ले रहे हैं और ये एक डिस्टेंस C ले रहे हैं। तो OB क्या है? डिस्टेंस है किसका? पॉइंट O का L से। तो तुम मेरे को एक बात बताओ कि OB कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, ड्रॉ OB एंड OC। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में अपने दिमाग के अंदर में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को करना क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा अपने को करना क्या है, इस लाइन L और सेंटर के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे OA को प्रूफ कर लेना है। जैसे ही OA मिनिमम डिस्टेंस प्रूफ होगा सेंटर और टेंजेंट के बीच का, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह देंगे कि मिनिमम डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये माइंड में एकदम मैप क्लियर है कि अपने को करना क्या है। अब करना कैसे है ये इस चीज के ऊपर देखो। तो मान लो हम लोग मानते हैं कि OB डिस्टेंस को, तो OB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मान लो अगर ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है, तो OB को अपन क्या लिख सकते हैं? OD प्लस DB। OB को लिख सकते हैं ना OD प्लस DB। OD क्या होगा? OD अपना रेडियस होगा प्लस DB। OB को इतना लिख सकते हैं। अभी बताओ OC को क्या लिख सकते हैं? OC को बताओ क्या लिख सकते हैं? तो OC को लिख सकते हैं OE प्लस EC। ये लिख सकते हैं अभी। OE क्या है? हमारा रेडियस है प्लस EC। एक और डिस्टेंस क्या है? OA है। OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा रेडियस लिख सकते हैं। तो यहां से ही देखो जो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कौन सा मिनिमम है? OB है, OC है या OA है?
तो देख के ही पता लग रहा है कि भाई OA है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये रेडियस है, बाकी सभी जगह पे रेडियस प्लस EC, रेडियस प्लस DB। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस OA is the minimum distance between center and tangent, and we know minimum distance between a point and a line is perpendicular distance, therefore OA is perpendicular to L। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि OA जो होगा अपना क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा L से। इस चीज के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो देखो इस चीज को इसी तरीके से अपने को प्रूफ करना है। तो ये तो प्रूफ की बात हुई, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मान लो ये एक सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ये तुम्हें हर समय अपने दिमाग में रखना है, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम में आना है कि भाई अगर कोई एक सर्कल है और L हमारा टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होगा वो 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। देखो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, बिना क्वेश्चन को समझे तुम क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो। तो तुम्हें अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, तुम 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हो तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया अपना क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझने के बाद अगर मान लो क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डायग्राम गिवन है, तो हम लोग डायग्राम से कितने तरह के इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं, उन सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करना है। दूसरा, अगर कोई मेरे को डायग्राम गिवन है तो उन डायग्राम से अपन कितने सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, उतने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना है। उसके बाद अपने को जो प्रूफ करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बात को आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अ टेंजेंट PQ, मतलब PQ क्या है भाई, एक टेंजेंट है। कहाँ पे, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब P पॉइंट सर्कल के ऊपर में, और सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ PQ। कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास में ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। PQ क्या है, टेंजेंट है, और P क्या है, पॉइंट हमारा, ये पॉइंट P कहाँ पे है, ऑन द सर्कल, और Q एक टेंजेंट है। रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, एक लाइन OQ इज 13 सेंटीमीटर, OQ तुम्हें गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। अब ये PQ के लेंथ को फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर डायग्राम बन गया तो अब बताओ, अब ये तो डायग्राम बन गया, अब इस डायग्राम से तुम कितने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई जैसे ही PQ अपना टेंजेंट है और OP रेडियस है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तभी ये एंगल मेरे दिमाग में आ जा रहा है 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, और P पे जैसे ही हम लोग कोई भी एक रेडियस बनाएंगे वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना लेगा। अब जैसे ही ये 90 डिग्री बनाएगा, ये दिख रहा है अपने को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हाइपोटेन्यूस पता है, एक साइड पता है, तीसरी साइड को अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहीं से हम लोग क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये सब चीज तुम्हें लिखना आता होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि OQ स्क्वायर इज OP स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू क्या है 13 का स्क्वायर, ओ पी 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 144, तो पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर। तो ये जो पी क्यू आएगा वो कितना आएगा, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये बात भी अभी अपने को क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सेम जैसे अभी हम लोगों ने किया उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको तुम खुद से अटेम्प्ट करो। अब आता है सो दैट द टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सेंटर O है। मान लो ये ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा डायमीटर है। अभी पॉइंट ए पे एक टेंजेंट और पॉइंट बी पे एक टेंजेंट अगर बनाओ, मान लो ये L है ये M है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, L इज पैरेलल टू, अपने को ये चीज करना है। देख लो, सो दैट द टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो ये ए बी क्या अपना डायमीटर है, ए इसका एंड पॉइंट, बी इसका एंड पॉइंट। अभी ए एंड पॉइंट पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और बी एंड पॉइंट पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इन दोनों टेंजेंट्स हैं पैरेलल हैं। अपने को इसी चीज को प्रूफ करना। अब इस चीज को तुम कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट को जिनको पता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता है वो अभी समझ ले। मान लो ये दो लाइन है L और M, गिवन है L और M पैरेलल लाइंस है, ये एक इंटरसेप्ट है, ठीक। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। मान के चलते, तो गिवन तुम्हें अगर ये हो L इज पैरेलल टू, तो देखो जैसे ही ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी L और M, और मान लो T हमारा इंटरसेप्ट है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा। और फिर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये क्या होगा, ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अगर L और M आपस में पैरेलल है तो तुम ये बातें कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। या फिर अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को तुम सेटिस्फाई कर लो तो तुम ये कह सकते हो कि L और M आपस में पैरेलल है। तो ये इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ये है। तो फिर से एक बार इस पॉइंट को समझ लो, अगर मान लो L और M पैरेलल है तब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल है। या फिर अगर इन तीनों में से तुम किसी भी एक पॉइंट को प्रूफ कर लो तो तुम ये कह सकते हो कि लाइन L और M आपस में पैरेलल है। ये बात क्लियर है। इस चीज को जो बच्चों के लिए ये नया है, जिन्हें नहीं पता है, वो इसे एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। अब हम लोग आ जाओ अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर पाओगे। देखो OB और OA क्या है, हमारा रेडियस है, और ये क्या है L और M टेंजेंट है। तो ये दिखते के साथ ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री तो हो जाना चाहिए भाई। अभी तक में तो ये तो
चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे देखते के साथ क्या पता लग रहा है कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जा रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल ओ ए एल प्लस एंगल ओ बी एम कितना हो रहा है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जा रहा है। तो जैसे ही सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये बात अपने को क्लियर है। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस बात यह है कि अपने को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और दिमाग के अंदर में एक मैप क्लियर होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी मान लो कॉर्ड है सर्कल का विद सेंटर ओ, AOC इज द डायमीटर, AOC डायमीटर है, एंड AT इज द टेंजेंट एट A as shown in the figure, prove that angle BAT, तो मान लो अगर एंगल BAT अल्फा है इज इक्वल्स टू एंगल ACB मान लो एंगल बीटा है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल बीटा। अपने को बस यही प्रूफ करना है कि एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल बीटा। अभी बताओ एंगल अल्फा और एंगल बीटा को प्रूफ करना है, कैसे करें। तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि डायग्राम जो गिवन है, इस डायग्राम से तुम कितने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो बताओ इस डायग्राम को देख के कोई इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट कर पा रहे हो। तो एक इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर AT अपना क्या है टेंजेंट है और OA रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है, ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो तुम मेरे को ये बता सकते हो क्या ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। ये एंगल बीटा है। कुछ और इन्फॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो, इस डायग्राम को देख के कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जिन बच्चों के दिमाग में अभी जो हम लोगों ने क्लास 9 के की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था, जिन बच्चों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होगा उसे दिख रहा होगा कि यार AC अपना डायमीटर है और डायमीटर एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में। तो डायमीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में कितना एंगल सबटेंड करता था, 90 डिग्री सबटेंड करता था, यदि याद हो तुम्हें तो। क्लियर है बात, ये भी दिख गया। अब जैसे ही ये 90 डिग्री, ये बीटा, ये 90 माइनस अल्फा है, मेरे को अल्फा और बीटा के बीच में बस रिलेशन चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अपने को पता है क्या कि इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्यों, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऐड कर लो, तो बीटा प्लस ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 90 प्लस करके 180 के साथ कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। यही अपने को प्रूफ करना था कि एंगल बीटा इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा। देखो ये कॉन्सेप्ट भी कितना आसान है। तो बात बस ये है कि तुम डायग्राम से कितने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो और उन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को तुम कैसे प्रोसेस करते हो, तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स कैसी है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इन द गिवन फिगर द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर when extended intersect at P if angle PCA is 110 डिग्री फाइंड एंगल CBA। ये देखो ये एंगल है और ये 110 डिग्री है। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि C पॉइंट पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और AB अपना क्या है, AB अपना डायमीटर है जिसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये P पॉइंट पर टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया भाई। अभी दूसरी बात क्या है कि ये जो फिगर गिवन है, इस गिवन फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हो। तो तुम अभी 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ये बताओ कि इस फिगर को देख के, इस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हो या कितने इंफॉर्मेशंस को बाहर निकाल सकते हो। तो चलो 1 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करो और बताओ। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग
इस फिगर से हम लोग कितने इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन बताओ, सबसे पहले तुम क्या इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो यहां से दिख रहा है कि भाई अगर ए बी अपना डायमीटर है और ये डायमीटर एक एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है, कहां पे, सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो एक डायमीटर सर्कमफेरेंस के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ए इज 90 डिग्री। ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन और तुम क्या निकाल सकते हो इस फिगर से। तो यहां पर दिख रहा है कि भाई ओसी क्या है, ओसी अपना रेडियस है, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये टेंजेंट पे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ओसी क्या है, अपना रेडियस है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी पी इज 90 डिग्री। तो यहां से दो एंगल अपने को पता है। तीसरा एंगल अपने को गिवन है, कौन सा एंगल, एंगल पीसीए। एंगल पीसीए इज 110 डिग्री। ये चीज, और कुछ इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो इस फिगर से। तो एक और इंफॉर्मेशन है, वो कौन सा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए। तो भाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए, और ये किसके इक्वल होगा, ये रेडियस के इक्वल है। तो बस यही चार इंफॉर्मेशन अपने को अवेलेबल है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करना है एंगल सी बी ए। ये एंगल फाइंड करना है, एंगल सी बी ए को अपने को फाइंड करना है। तो चलो जिसको फाइंड आउट करना है उसको अपन अल्फा मान लेते हैं कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को अल्फा मान लो। तो अब बताओ अल्फा को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो मान लो अगर यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तुम बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, इसका एक हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में तुम्हें प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन से हम लोग एक सैंपल समझ लेते हैं कि कैसे अगर बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे बोर्ड में सॉल्व करेंगे। तो भाई सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अपने को क्या लिखना है, अपने को ये लिखना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो बताओ गिवन क्या है क्वेश्चन में। गिवन ये है, फर्स्ट पॉइंट, पीसी इज द टेंजेंट। पीसी है क्या, अपना टेंजेंट है, और सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग शॉर्ट में पीओसी लिखेंगे। सेकंड और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे गिवन है ए बी इज द डायमीटर। ए बी है क्या भाई, ए बी अपना डायमीटर है। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो तुम्हें, तो एक और इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, एंगल पी सी ए इज 110 डिग्री। तो यहां से लिख लेंगे एंगल पी सी ए इज 110 डिग्री। गिवन यही है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, तो अपने को फाइंड करना है एंगल सी बी ए, यही अपने को फाइंड करना है। तो चलो अब सॉल्यूशन लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में अब बताओ, सॉल्यूशन अब कैसे करें। अपने को सबसे पहले चीज चाहिए क्या, एंगल अल्फा चाहिए। अभी ये जो एंगल अल्फा है तुम बता सकते हो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहां से तुम अगर ध्यान से देखो, तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो एंगल अल्फा है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल बी सी ए का पार्ट है एंगल अल्फा, ठीक है। एंगल बी सी ए का पार्ट है एंगल अल्फा। अभी एंगल बी सी ए अपने को पता है क्या, एंगल बी सी ए पता भी है, कितना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो बताओ अल्फा एंगल को निकालने के लिए बस मेरे को अगर ये वाला एंगल पता लग जाए, सिर्फ ये वाला एंगल अगर तुम निकाल लो तो अपना काम हो जाएगा। जैसे ही तुम ये एंगल कैलकुलेट कर लोगे, ये एंगल 90 डिग्री, अल्फा तुरंत से कैलकुलेट होगा। तो अब अपना एजेंडा क्या है, अब अपना एजेंडा क्या है, इस एंगल को कैलकुलेट करना। ये एंगल बताओ कितना होगा, इस एंगल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पर एंगल पी सी ए को तुम क्या लिख सकते हो, एंगल पी सी ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल पी सी ओ प्लस एंगल ओ सी ए लिख सकते हैं ना। एंगल पी सी ए इज एंगल पी सी ओ प्लस एंगल ओ सी ए।
अगर ये चीज क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। ये चीज क्लियर है, एंगल PCA को क्या लिख सकते हैं, एंगल PCO प्लस एंगल OCA। अब एंगल PCA तो गिवन है अपने को 110 डिग्री, 110 डिग्री। क्या एंगल PCO मालूम है तुम्हें? तो देख लो, एंगल PCO इज 90 डिग्री, PCO इज 90 डिग्री प्लस एंगल OCA। अब यहां से OCA कितना निकल कर आया, एंगल OCA इज 20 डिग्री। तो यहां से एंगल OCA निकल कर आ गया कितना, ये जो एंगल OCA है ये कितना है, ये है 20 डिग्री। अब जैसे ही एंगल OCA निकल कर आ गया, तुम एंगल OAC बता सकते हो क्या क्या होगा? अगर एंगल OCA है 20 डिग्री तो एंगल OAC कितना होगा बताओ? सोचो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और बताओ कितना होगा। तो देखो यहां से दिख रहा है कि यार ट्रायंगल COA जो है, ट्रायंगल COA, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो ये क्या होगा, ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि किसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल, और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसी के लिए ये एंगल भी कितना है, ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है? जैसे ही ये एंगल 20 डिग्री है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये एंगल भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही ये एंगल 20 डिग्री हो गया, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे भाई? तो तुम यहां से लिख लो सिंस, तो यहां से तुम ये लिख सकते हो ना कि OCA अगर 20 डिग्री है तो एंगल OAC क्या होगा, एंगल OAC इज ऑल्सो 20 डिग्री। ऐसा क्यों? बिकॉज ट्रायंगल COA इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चूंकि ट्रायंगल COA अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए अगर ये एंगल 20 डिग्री तो ये एंगल भी 20 डिग्री। तो भाई ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल भी हो गया 20 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में देख लो, इस वाले ट्रायंगल में देख लो, ये एंगल 20 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये एंगल तुम नहीं निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको अपन कैसे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल BCA, इन ट्रायंगल BCA एंगल BCA प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CAB, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बताओ BCA कितना है, BCA कितना है, यहां से देख लो, BCA इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल CBA कितना होगा, एंगल CBA अपने को निकालना है, तो ये एंगल CBA और एंगल CAB कितना होगा, CAB अभी हम लोगों ने निकाला, ये कितना है 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल CBA इज 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये एंगल CBA इज 110 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ये बहुत से बहुत 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको तुम्हें बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है तो तुम्हें इस तरीके से प्रॉपरली टू गिवन फाइंड सॉल्यूशन इस तरीके से करके लिखना होगा, तभी तुम्हें प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर करना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद अगर कोई एक फिगर गिवन है तो उस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हो, कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हो। तो भाई हम लोगों ने सबसे पहले साइड में ये लिख लिया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे ही तुम्हें ये पता लग जाएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तुम बहुत आराम से प्रैक्टिस से इन चीजों को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही अपना एक सैंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसी प्रैक्टिस को तुम्हें कंटिन्यू रखना है अपने बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। AB भाई अपना डायमीटर है, AC कॉर्ड है और इस सर्कल का सेंटर O है। सच दैट एंगल BAC इज 30 डिग्री। एंगल BAC तुम्हें गिवन है 30 डिग्री।
द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट्स ए बी एट ए पॉइंट डी। तो टेंजेंट अगर तुम सी पॉइंट पे बनाते हो और ए बी को एक्सटेंड करते हो तो वो डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट बी सी इज इक्वल्स टू बी डी। अपने को बी सी और बी डी इक्वल प्रूफ करना है, बस यही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में भाई प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, बस ये। अब इस क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से सिस्टमेटिकली लिख के नहीं करेंगे, इसको सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे। तो अब बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये जो डायग्राम गिवन है इस डायग्राम से तुम कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले वो नोट डाउन कर लो। तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और तुम इस फिगर से कितने इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हो उन इंफॉर्मेशन को पहले एक जगह नोट डाउन करो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस फिगर से हम लोग कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो बताओ, फिर से यहाँ पर ए बी एक डायमीटर है और ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो भाई यहां से अपने को पता चल गया एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन और क्या तुम निकाल सकते हो, यहां से देखो फिर से ये टेंजेंट है सी डी अपना, सी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है, ये रेडियस। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एंगल ओ सी डी इज 90 डिग्री। और कुछ इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो, और कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या इसमें? तो एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो क्या, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी। और ये किसके इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। और तो कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। और कुछ इंफॉर्मेशन, और एक इंफॉर्मेशन एंगल सी ए बी तुम्हें गिवन है, एंगल सी ए बी इज 30 डिग्री। बस यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यही इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। अब बताओ, अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि भाई BC और BD का लेंथ इक्वल हो। अब BC और BD का लेंथ इक्वल है तो पहले ये बताओ तो मेरे को कि BC और BD है किस चीज का पार्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार BC और BD जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। BC और BD इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो इस वाले ट्रायंगल का अगर पार्ट है तो BC और BD को हम लोग कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल का पार्ट है BC और BD तो BC और BD को हम लोग इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो क्यों ना इस वाले ट्रायंगल को अगर अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर ले तो BC और BD इक्वल हो जाएगा। तो BC और BD को इक्वल करने के लिए हम लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। मान लो अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा मान लो, तो हम अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। क्या प्रूफ करना है, अगर ये तुम्हारे समझ में आ रहा है तो तुम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ चुके हो कि अपन को क्या करना है, अल्फा और बीटा को इक्वल प्रूफ करना है। क्योंकि देखो अभी एक बच्चे के दिमाग में ये डाउट आएगा कि मेरे को पता कैसे चला कि मेरे को दोनों एंगल ही इक्वल प्रूफ करना है, हम लोग साइड पे क्यों नहीं इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, कैसे पता लगा कि एंगल में ही अपने को खेलना है। तो देखो यहाँ पे सारा का सारा खेल ही एंगल का है। ये देखो ये सारा खेल ही यहाँ पर एंगल का हो रहा है। इसीलिए मेरे दिमाग में एक हिंट आया कि क्यों ना इसको एंगल ही इक्वल प्रूफ करके प्रूफ किया जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये मेथड चूज किया कि भाई इस ट्रायंगल को अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कर लेते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, दो एंगल्स को बस आपस में इक्वल कर लो। तो इसी से आया ये दिमाग कि अल्फा और बीटा दो एंगल मान लेते हैं और हम लोग अल्फा और बीटा को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो चलो, तो ये एंगल है अपना अल्फा और ये एंगल है बीटा। अब बताओ बीटा एंगल को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, बीटा एंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी वीडियो को पॉज करो और हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करे। अभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सभी बच्चे अटेम्प्ट करो। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को। जिन बच्चों से हो गया बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो और बहुत अच्छा तुम्हारा थिंकिंग स्किल्स है। जिनसे नहीं हुआ वो देखें एक बार इसमें अपन को करना क्या है। देखो अपने को निकालना क्या है, बीटा और अल्फा ही निकालना है बस। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो तुम ये एंगल कुछ बता सकते हो क्या कितना होगा। जैसे ही ये एंगल 30 डिग्री है तुम ये एंगल मेरे को बता सकते हो कितना होगा। तो देखो ट्रायंगल AOC में OA और OC तो इक्वल है। तो जैसे ही OA और OC इक्वल है
ट्रायंगल AOC क्या बन जाएगा अपना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल भी भाई 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30, ये एंगल 30, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल तुम नहीं निकाल सकते हो, ट्रायंगल का तीसरा एंगल तुम नहीं निकाल सकते हो। तो ये एंगल क्या होगा, ये 30 30 60, तो ये एंगल 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है? यदि यहां तक क्लियर है तो तुम मेरे को ये एंगल बता दो कितना होगा। तो भाई ए बी अगर डायमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपना एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है कि भाई ये क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर यहां तक तुम्हें क्लियर है कि ये 60 डिग्री होगा, तो तुम मेरे को एक चीज बताओ, कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री, OCD इज 90 डिग्री तुमने यहाँ पे निकाल रखा है। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो तुम क्या ये एंगल नहीं निकाल सकते हो? बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भाई होगा अपना 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये एंगल निकल कर आ गया 30 डिग्री। अब कैसे निकल कर आया ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब ये एंगल जैसे ही 30 डिग्री निकल कर आया, क्या तुम ये एंगल नहीं निकाल सकते हो? ये एंगल क्या होगा, अभी बताओ ये एंगल तुम कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पे ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल ACB देखो, एंगल ACB इज 90 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल OCD देखो, एंगल OCD कितना है, एंगल OCD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एंगल OCD है इसको अपन लिख सकते हैं ना, एंगल OCB प्लस एंगल BCD, एंगल OCD को लिख सकते हैं, एंगल OCD इज एंगल OCB प्लस एंगल BCD। अब एंगल OCD पता है क्या तुम्हें, एंगल OCD इज 90 डिग्री। एंगल OCB पता है, एंगल OCB इज 60 डिग्री प्लस एंगल BCD, यही निकालना था अपने को। तो यहां से एंगल BCD कितना निकल कर आया, यहां से एंगल BCD निकल कर आया 30 डिग्री। तो देखो, तो BCD जब निकल कर आया 30 डिग्री, और ये एंगल भी निकल कर आया था अपना 30 डिग्री, तो भाई ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो क्या गया, ये ट्रायंगल हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपने को पता है कि एंगल के इक्वल एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि BC इज इक्वल्स टू BD। तो ये इसी तरीके से सॉल्व करना था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आया वो खुद से इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करें। खुद से तुम जैसे ही एक बार प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, वो यहाँ से इस QR कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें आज के क्लास का PPT, आज की क्लास का DPP, जो DPP के अंदर में देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे। जिन टॉपिक्स को आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड उस DPP में क्वेश्चंस होंगे। तो जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओ, तो सबसे पहला काम तुम्हें अपना नोट्स बना लेना है, PPT को देख के नोट्स को रिवाइज कर लेना है, DPP के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट सेशन 2 को देखना है और कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसी टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें सारे DPPs, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ यही होगा। यही एक वन वे कम्युनिकेशन है अपने बीच में। तो सभी बच्चे
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलो अब अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।